न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि न्यूज रूम का भी हम रुख करेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी पुनीत भी वहां पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कुछ खास खबरों पर, उनसे भी चर्चा। लेकिन उससे पहले भोपाल से इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। शिक्षकों ने नीलम पार्क में धरना दिया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षकों का यह हल्ला बोल। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल में धरना दे रहे हैं। नियमितीकरण को लेकर नीति बनाने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाई गई है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, ये मुख्य मांग उनकी तरफ से। नियमित नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी है। 19 दिसंबर शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव अगर नहीं लाया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनावी साल से पहले अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हल्ला बोला है। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक जुटे हुए हैं। मांग एक ही है, नियमितीकरण। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश भर में लंबे समय से अतिथि शिक्षक केवल गेस्ट के तौर पर ही पढ़ाने का कामकाज कर रहे हैं और अब तक अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया, जबकि दूसरे राज्यों ने नियमितीकरण को लेकर नीति बनाई। उसी तरह से नीति बनाई जाए। हमारे साथ अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आप लोग एक बार फिर से राजधानी भोपाल में जुटे हैं मांगों को लेकर। मांग सिर्फ एक ही है, नियमितीकरण। आपको लग रहा है कि इस बार आपकी सुनी जाएगी? माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा है और आज हम मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश के पदाधिकारी एकत्रित होकर आभार व्यक्त करने आए कि आपने मुख्यमंत्री जी को जो प्रस्ताव भेजा है, हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आए कि आप कैबिनेट बैठक में उसको पास करें। और शिक्षक हैं अभी अतिथि के तौर पर जो काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में लगभग 50,000 अतिथि शिक्षक अभी कार्यरत हैं। तो क्या नीति की आप लोग, नीति कौन सी है अन्य राज्यों की तरह जिसकी आप लोग मांग कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह नीति लागू की जाए। उसमें यह है कि जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनकी जगह न पदोन्नति होती, न ट्रांसफर होता, न स्थानांतरण होता। अगर प्रस्ताव नहीं भेजा जाता, कैबिनेट में भेजा भी जाता है और अगर आप लोगों को नियमित नहीं किया जाता है तो आगे क्या स्टेप होगा? 19 दिसंबर तक विधानसभा तक हम लोग इंतजार करेंगे और मुख्यमंत्री जी से आशा करते हैं कि उससे पहले विधानसभा सत्र से पहले हमारा प्रस्ताव कैबिनेट में पास करें। अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में यदि सरकार हमारे हित में निर्णय करती है तो सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और नहीं करती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर विरोध करेंगे। तो बिल्कुल अन्य राज्यों की तरह जो नियमितीकरण का प्रस्ताव है वो तैयार किया जाए और कैबिनेट में रखा जाए ताकि शिक्षकों को नियमित किया जा सके। लेकिन अगर नियमित नहीं किया जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन विधानसभा सत्र के बाद किया जाएगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो अतिथि शिक्षकों की मांगे आपने सुनी। नियमितीकरण की मांग है मुख्य तौर पर, और अन्य प्रदेशों में जिस तरह की नीति है वो मध्य प्रदेश में हो, इस तरह की मांग मुख्य रूप रखी जा रही है। लेकिन इस बार तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल की, किस तरह से एक बड़े आंदोलन की तैयारी में अतिथि शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पर, और साफ तौर पर कह दिया कि अगर प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में नहीं लाया गया तो इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। अतिथि शिक्षक जो कि पिछले कई दिनों से इस मांग पर अड़े हुए हैं कि नियमितीकरण जैसी पॉलिसी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोई नीति नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अतिथि शिक्षकों के लिए कई सारी पॉलिसीज हैं, कई सारी नीतियां हैं। इस तरह की नीति मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए। अतिथि शिक्षक लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और आंदोलन के स्थल की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रही हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। रंजना, एक बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी में अतिथि शिक्षक इस बार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई। जी अवंतिका, अतिथि शिक्षक बीते कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको नियमित कर लिया जाए। और बीते कई सालों से अगर कहें तो इस तरीके से जो अतिथि शिक्षक है उनकी मांग है, क्योंकि अभी तक वो स्कूलों में सिर्फ अतिथि के तौर पर ही कामकाज कर रहे हैं और इसको लेकर भी कई तरह की जो समस्याएं उनके सामने आती हैं। ऐसे में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नीलम पार्क में किया गया है और शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से यही मांग की है कि नियमित
नियमितीकरण का जो प्रस्ताव है, जो नीति है, वो तैयार करके जो शीतकालीन सत्र दिसंबर के महीने में आयोजित होने जा रहा है, उसमें वो नीति रखी जाए ताकि प्रदेश भर में जो 50,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक, इनको नियमित कर लिया जाए। और अगर 19 दिसंबर यानी शीतकालीन सत्र के दौरान इस तरह की जो नीति है वो अतिथि शिक्षकों के लिए नहीं बनाई जाती है, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक करेंगे, क्योंकि जो दूसरे राज्य हैं जिसमें छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है, इसके साथ ही दूसरे जो राज्य हैं इन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण की जो नीति है वो तैयार की है। तो इन्हीं राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी जो नियमितीकरण की नीति है अतिथि शिक्षकों के लिए बनाई जाए। कुछ इसी तरह की मांगे अभी शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन अगर मांग पूरी नहीं होती तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। बिल्कुल रंजना, देखना होगा कि आगे सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे राजधानी भोपाल से, जहां पर अतिथि शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे ऊर्जा मंत्री की, क्योंकि एक बार फिर से उनका अलग अंदाज देखने को मिला है। उन्होंने महिलाओं को दंडवत प्रणाम किया है, महिलाओं के पैरों में सिर रखकर दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। अवैध मकानों को नोटिस देने पर घेराव करने के लिए महिलाएं डीएफओ के दफ्तर में पहुंची हुई थी और वन विभाग की जमीन पर यह अवैध मकान बनाए गए। नोटिस इन महिलाओं को भी दिया गया। नोटिस मिलने के बाद 500 से ज्यादा परिवारों ने प्रदर्शन किया। 500 से ज्यादा परिवारों ने डीएफओ दफ्तर का घेराव किया। और ये देखिए तस्वीरें, इन तस्वीरों की हम बात कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तमाम उन महिलाओं को दंडवत प्रणाम करते हुए जो कि डीएफओ दफ्तर पर प्रदर्शन करने आई थी। जानकारी के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर भी पहुंच गए डीएफओ दफ्तर। ऊर्जा मंत्री ने डीएफओ से बंद कमरे में बात की और पुराने मकानों को नहीं तोड़ने का आश्वासन भी साफ तौर पर उन्होंने दिया है। लोगों को आश्वासन देने के बाद दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए। आप लोग यहाँ तक एक रेखा खींच रही है, वो रेखा के बाद कोई बनाएगा उसके साथ तो नहीं खड़े हो गए आप लोग पधारो। नमस्ते सबको। आप लोग यहाँ तक परेशान हुए, चलिए इन तस्वीरों पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। इससे कि सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, निश्चित तौर पर ये वही अंदाज है ऊर्जा मंत्री का जिनको लेकर लगातार वो चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर से दंडवत प्रणाम करते हुए महिलाओं को नजर आए हैं। हालांकि अवैध मकानों को हटाने को लेकर जो कार्रवाई चल रही है इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आज ग्वालियर के जिला वन अधिकारी के दफ्तर का घेराव किया था। दरअसल ग्वालियर के बड़ा इलाके में जो वन विभाग की ज़मीन है उन ज़मीन पर करीब 700 से ज़्यादा मकान बने हुए हैं। वन विभाग का कहना है कि ये जो मकान है ये गलत तरीके से अतिक्रमण करके बनाए गए हैं और चूंकि ये पूरा इलाका जहां मकान अतिक्रमण करके बनाए गए हैं ये विधानसभा प्रद्युम्न सिंह तोमर की लगती है और यही वजह है कि आज जब इन लोगों को बेदखली के नोटिस मिले थे उसके बाद बड़ी तादाद में ये लोग जिला वन अधिकारी के दफ्तर पहुंचे थे घेराव करने के लिए। और इसी दौरान जब सूचना मिली तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी यहां पहुंच गए थे, क्योंकि वो उनके ही विधानसभा क्षेत्र के लोग थे जहां अतिक्रमण हुआ है। तो मंत्री तोमर यहां पहुंचे, उन्होंने जिला वन अधिकारी से बंद कमरे में बात की और उसके बाद बाहर निकलने के बाद मंत्री ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि इनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। हालांकि नया किसी तरह का कोई मकान नहीं बनेगा, ये भी मंत्री ने इन लोगों को संकल्प दिलाया। लेकिन उसके बाद जब जिला वन अधिकारी से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से वन विभाग कार्रवाई करेगा और जो नए मकान बने हुए जो चिन्हित है उनको तत्काल तोड़ा जाएगा। पुराने मकान भी जो है उनको चेक करके दस्तावेज न होने पर तोड़े जाएंगे। हालांकि बिल्कुल देखिए हमने तस्वीरें जिस तरह से ऊर्जा मंत्री दंडवत प्रणाम करते हुए साफ नजर आ रहे थे। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब आगे चर्चा करेंगे दमोह की धर्मांतरण के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी अजय लाल की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। राज्य सरकार ने अजय लाल को जमानत देने का विरोध किया है। आरोपी द्वारा साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित कर सकने की भी दलील दी गई है और हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला अब सुरक्षित रखा है। धर्मांतरण का मामला दर्ज होने के बाद से अजय लाल और उसके साथ साथ 10 आरोपी फरार चल रहे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने 13 नवंबर को एफआईआर दर्ज करवाई थी। मिशनरी के आधारशिला संस्थान में बच्चों के धर्मांतरण का आरोप लगा था, लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित। तो आपको बता दें कि आरोपी अजय लाल की जो मामला है उसको लेकर सुनवाई हुई।
जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हुई, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने अपना जो फैसला है उसे सुरक्षित रखा है, क्योंकि सरकार की तरफ से इसकी जमानत का विरोध किया जा रहा था, क्योंकि माना जा रहा है कि साक्ष्यों से, गवाहों से छेड़छाड़ हो सकती है और इस वजह से धर्मांतरण के इस केस को लेकर अब लगातार नजरें कोर्ट पर क्या किस तरह का फैसला कोर्ट से सामने आता है, क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है आरोपी और इसी को लेकर सरकार इसका विरोध कर रही है। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे केस पर? एक बहुत अच्छे धर्मांतरण का मामला जो कि दमोह जिले से सामने आया था, जब 13 नवंबर को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष थे प्रियंक कानूनगो, ये जब औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे तो आधारशिला संस्था है जहां बच्चों को रखा जाता था, नाबालिग बच्चों को, वहां पे ईसाई धर्म की शिक्षा जो है बच्चों को दी जा रही थी, धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था और तमाम जो मसला है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना था। और इन तमाम इस मसले को लेकर के जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने FIR जो है वो दर्ज करवाई थी। इसमें अजय लाल जो कि मुख्य आरोपी हैं और इनके अलावा जो अन्य 10 आरोपी बनाए गए थे, इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था और ये लगातार घटनास्थल के बाद से फरार चल रहे थे। आज इनकी जमानत अर्जी लगी थी जिसका सरकार ने विरोध किया था, अग्रिम जमानत अर्जी का, और राज्य सरकार ने भी कहीं ना कहीं पुरजोर विरोध किया है, स्पष्ट किया है कि इनको जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। फिलहाल पूरे मामले पे फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रतीक इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर गुना से है। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर देखने को मिला है। बिजली के खंभे पर ये युवक चढ़ा और हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर किया। शराब के लिए युवक ने हंगामा किया था। शराब की मांग को लेकर युवक खंभे पर चढ़ा, लगातार शराब देने की मांग करता रहा। हालांकि पुलिस के शराब देने पर युवक नीचे उतरा, लेकिन तस्वीरें देखिए, इस वक्त गुना में इस युवक ने जमकर हंगामा किया है, शराब की मांग कर रहा था। हालांकि पुलिस ने जैसे तैसे समझाइश देकर इस युवक को नीचे उतारा। शराब की मांग को लेकर युवक खंभे पर चढ़ा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार शराब देने की मांग करता रहा। सहयोगी विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या कुछ इस युवक के बारे में सामने आ पाया? क्या मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? जी देखिए, अभी तो फिलहाल तो पुलिस ने इसको नीचे उतार लिया है और जैसा प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ के थे वो बता रहे थे कि ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त था और जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, दुकानदार थे, उनसे जो है शराब की मांग कर रहा था। और जब इसकी सुनवाई नहीं हुई तो इसने जो है बिजली के खंभे पर चढ़कर जो है अपना प्रदर्शन जो है किया है, चढ़ गया। इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इसको कड़ी मशक्कत के बाद जो है पुलिस ने उतारा है। और पुलिस को यही बात कह रहा था कि मुझे पहले शराब दो, इसके बाद मैं नीचे उतरूंगा। जब पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दुकान से शराब खरीद कर इसको जो है शराब दी, जिसके बाद ये नीचे उतरा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विजय इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे इंदौर की और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है 6वां दिन इस यात्रा का। और इस यात्रा में आज मोदी मोदी के नारे लग गए, जय श्री राम के भी नारे लगाए गए। मॉडर्न चौराहे के पास 2 युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नारों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी मोदी मोदी, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी मोदी मोदी, श्री राम। अब चूंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा थी और उसमें मोदी मोदी के नारे लगे तो इस पर सियासत होना भी लाजमी है। सियासत लगातार इस मुद्दे पर गर्माती जा रही है। ये सब भाजपा की ट्रिक्स हैं। कुणाल चौधरी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, लोगों का ध्यान यात्रा और मूल मुद्दों से डाइवर्ट हो सके, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। राहुल गांधी मास मोबिलाइजेशन की यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 1-2 युवकों के नारे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी कभी पाकिस्तान तो कभी अन्य मुद्दों को ला रही है। यात्रा है, भारत को जोड़ने की यात्रा। हो सकता है कोई बीजेपी के लड़के होंगे, इस तरह की चीजों से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये नारे लगे। मूल मुद्दा क्या है, चर्चा किस पे होना चाहिए? राहुल गांधी जी यात्रा क्यों कर रहे हैं कि किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगारों की बात हो और उसके ऊपर चर्चा हो। किसको क्या करना है वो अपनी जगह है। ये बीजेपी इस तरह की हमेशा करेगी। बीजेपी टोटल कभी 1-2 जगह नारे लगवा देगी, कभी खुद ही पाकिस्तान करवाएगी, कभी खुद ही इस तरह की चीजें करवाएगी, कभी मूल मुद्दों से भटकाने के लिए जो कर
सकती है। मूल मुद्दा क्या है कि इस देश का इतना बड़ा नेता जो विश्व की सबसे बड़ी मास मोबिलाइजेशन की यात्रा इस देश के मूल मुद्दों के लिए लेके निकले, उसकी चर्चा होना चाहिए। ये चीजों का कोई, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मास मोबिलाइजेशन में लाखों लोगों में 2 लोगों की कोई वैल्यू रहती है। ये अपनी जगह है, ये तो बीजेपी की सिर्फ एक ट्रिक है और इन ट्रिकों के अंदर कोई आने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है मूल मुद्दों पर। और इस पूरे मसले पर बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। देश में जय श्री राम और मोदी के नारे लगते हैं तो पूरा देश ही जय श्री राम मय हो जाता है, और मोदी के नारे लगते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो कष्ट नहीं होता, जय श्री राम के नारे लगते हैं तो कष्ट होता है। में अगर जय श्री राम और मोदी के नारे लगते हैं तो पूरा देश ही जय श्री राम में है। मोदी मोदी मैं पूरा भारत बन गया है। अब ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि अब आपका अस्तित्व कहां बचा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तुम्हारे उसमें लगते हैं तो उसका कष्ट नहीं होता है, लेकिन जय श्री राम के नारे लगते हैं तो कांग्रेसियों को और राहुल गांधी को कष्ट होता है। तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए वो रुकी हुई थी, लेकिन अब ब्रेक के बाद दोबारा से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। सांवेर के तरारा गांव की ओर अब ये यात्रा निरंतर बढ़ रही है। सांवेर में ही रात्रि विश्राम होगा और राहुल गांधी भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब अगला डेस्टिनेशन यात्रा का सांवेर, तो तराना गांव सांवेर का, जहां पर अब ये यात्रा पहुंचेगी। इंदौर से रवाना हो चुकी थी। ब्रेक एक छोटा सा था, लंच ब्रेक हो सकता है, और उसको लेकर अब राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। एक बार फिर से यात्रा आगे बढ़ती हुई अगला स्टॉप सांवेर में होगा, तराना गांव में, जहां पर जनसभा भी होगी। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इस यात्रा को लेकर उनसे हम जानकारी लेंगे। वासु, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से अब यात्रा का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि अब अगला डेस्टिनेशन सांवेर में। वासु। अब बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। इंदौर से ये यात्रा अब उज्जैन जिले की ओर आगे बढ़ रही है और सांवेर में यात्रा रुकेगी। सांवेर में आज रात्रि हॉल्ट होने वाला है यात्रा का, और आप देख सकते हैं जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी संख्या में यात्रा में जुटे हुए हैं। लगातार राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और कल बाबा महाकाल की उज्जैन में राहुल गांधी पूजन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही उज्जैन में जनसभा को भी राहुल गांधी संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं नेताओं में, कार्यकर्ताओं में कितना यहाँ पर जोश है। राहुल गांधी यात्रा लेकर मध्य प्रदेश में आए हैं। कितना फायदा यहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को होगा, भारत जोड़ो यात्रा से होगा। मध्य प्रदेश के अंदर जब से राहुल गांधी जी आए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल व्याप्त हो चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो समर्थन राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम जनता, युवा, बेरोजगार युवा, सब कुछ निकलकर राहुल गांधी जी की इस यात्रा का समर्थन करने के लिए आप देख रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं और उनसे प्यार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की यात्रा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वापसी का सबसे बड़ा कारण बनेगी। तो देखिए, कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, जो इस यात्रा में लंबे समय से चल रहा है, कई 100 किलोमीटर से चल रहा है, उनका ये दावा है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा को बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। और आप देखिए, नारेबाजी यहाँ पर लगातार हो रही है। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, जो कांग्रेस के नेता लगातार नारे दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं में खासा जोश है, इस पूरी यात्रा को लेकर उत्साह है, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि देखना होगा कि मध्य प्रदेश में मजबूत कैडर वाली बीजेपी के सामने अगली साल जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस कितना सस्टेन कर पाती है। जी बिल्कुल, भरपूर जोश कांग्रेस कार्यकर्ता में। शुक्रिया आपका वासु इन तस्वीरों के लिए। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। भारत जोड़ो यात्रा में लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। मौनन चौराहे के पास 2 युवकों ने मोदी मोदी के लगाए नारे। नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राहुल की यात्रा में मोदी मोदी के नारों पर कांग्रेस का बयान। ये सब भाजपा की ट्रिक्स हैं ताकि लोगों का ध्यान यात्रा और मूल मुद्दों से डायवर्ट हो सके। वी डी शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कहा मोदी के नारे लगते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता।
पीडी शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं।